अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेप्टिक अल्सर की वजह से कि पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर पिछली स्लाइड में हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ा था। तो गैस्ट्राइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जीआईटी में किसी भी जगह पर अगर उसका म्यूकोज़ा में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो रप्चर हो जाते हैं, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अच्छा, तो गैस्ट्राइटिस की में हमने बात की थी कि वो तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं मोस्टली, और या एनसेड की क्रॉनिक यूज़ की वजह से। तो इसकी वजह जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है, तो बाज़ औक़ात ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कन्वर्ट हो जाती है इनटू द अल्सर। वो जो इन्फ्लेमेशन है इट बिकम इनटू द अल्सर, वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर वो एसोफेगस में भी हो सकते हैं, या स्टमक में भी हो सकती है, और इंटेस्टाइन में भी हो सकती है। तो पेप्टिक अल्सर इन तीनों की जो अल्सरेशन है उसके लिए यूज़ होते हैं। अब जीआईटी की म्यूकोज़ा जहाँ पर एसिड को या गैस्ट्रिक जूस को एक्सपोज होंगे, तो वहाँ पर पेप्टिक अल्सर पर काज होगा ड्यू टू द कि उनकी पहले वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होंगे, और इन्फ्लेमेशन की जो फॉर्म है उसमें एक फॉर्म अल्सर भी होता है, तो फिर वो अल्सर के फॉर्म में अपीयर होगा। 25% जो पेप्टिक अल्सर हमारे पास होते हैं वो गैस्ट्रिक की एंट्रम रीजन में, स्टमक की जो एंट्रम रीजन है उसमें होते हैं, लेकिन 75% ये डोडेनम के फर्स्ट पार्ट में होते हैं। यानी मोस्टली ये डोडेनम में होते हैं, उसकी जो फर्स्ट पार्ट है नियर द पाइलोरिक स्पेंस्टर, जहाँ पर स्टमक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और वेरी रेयर केसेस में ये एसोफेगस में भी होते हैं। एसोफेगस में कब होगा? या तो गर्ड में होगा। गर्ड कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। इसमें ये होते हैं कि जो स्टमक के कंटेंट हैं वो रिफ्लेक्सिवली एसोफेगस में आते हैं, तो उसका म्यूकोज़ा जो है उसको डैमेज करते हैं। या एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा कहते हैं कि एसोफेजियल जो मेम्ब्रेन, म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन होते हैं, अगर वो एबनॉर्मली वहाँ पर एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो, क्योंकि वो यूजुअली तो वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एसिड नहीं, लेकिन अगर वहाँ पर एसिड की सिक्रीशन स्टार्ट हो गई, सो इट विल लीड टू द एसोफेजियल अल्सर, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी की तरफ आते हैं तो मोस्ट कॉमन काज जो इसके है वो तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, लेकिन नाउ डेज एनसेड की यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मामूली किसी के ऊपर दर्द आते हैं तो ही आर शी टेक पेल्स अप एनसेड। तो गैस्ट्रिक अल्सर की आजकल जो ट्रेंडिंग कॉज है वो हमारे पास एनसेड हो गई है। एनसेड जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होते हैं, पर्टिकुलरली ओल्ड एज में ये एनसेड रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर जो है जॉइंट पेन होते हैं, बॉडी की मुख्तलिफ़ जगहों पर पेन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके लिए वो लोग एनसेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ओल्ड एज में जो पेप्टिक अल्सर का जो कॉज है वो हमारे पास एनसेड की क्रॉनिक यूज़ है। मॉर्बिडिटी जो है वो वेरी करती है मेल और फीमेल में। मेल में ज़्यादा है और फीमेल में कम है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल का जो रेशो है वो मेल में ज़्यादा है, इसीलिए उसमें जो मॉर्बिडिटी रेट है वो भी ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर में क्या है, कौन कौन सी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो एच पाइलोरी सबसे पहले में आते हैं। सबसे पहला जो कॉज है, जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, उसमें एच पाइलोरी आ जाते हैं। डोडेनल अल्सर का 100% काज जो है वो हमारे पास एच पाइलोरी होता है, जबकि गैस्ट्रिक का जो है वो 70% होता है। बाकी जो है इसमें इंसेड्स यूज़ और वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हेरिडिटी यानी जो इनहेरिटेंस ऑफ द डिज़ीज़ है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर इनहेरिटेंस या जो डॉटर बनते हैं उसमें गैस्ट्रिक आउटपुट ज़्यादा हो ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी या म्यूटेशन इन द जीन, इसकी वजह से अगर
गैस्ट्रिक या स्टमक जो है वो ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू द पेप्टिक अल्सर। या वो लोग जो कि जिनके ब्लड जो है, ब्लड का जो एंटीजन होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस में सिक्रीट नहीं होते, तो उसमें चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होते हैं। एनसेड्स गैस्ट्रिक अल्सर का 30% कॉज है। 70% गैस्ट्रिक अल्सर का कॉज एच पाइलोरी है, जबकि 30% जो है उसका वो एनसेड ये है। डोडिनल अल्सर में इसका रोल कम है। इसके अलावा स्मोकिंग, पर्टिकुलरली द स्मोकलेस टोबैको, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से एसिड सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा जो कॉज स्मोकिंग की वजह से होते हैं वो डिक्रीज़ इन ब्लड फ्लो, क्योंकि जब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो वहाँ पर WBC कम होंगे, डिफेंस सिस्टम जो है वहाँ पर कमज़ोर होगा। और तीसरा जो कॉज है स्मोकिंग का वो है रिड्यूस इन द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो एक आपके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम हो गई, दूसरा वहाँ पर ब्लड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो इसी वजह से हीलिंग ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो डिक्रीज़ होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से जो म्यूकोजल इंजरी हो चुकी है वो सही तरह से और जल्दी जो है हील नहीं होगा एंड कन्वर्ट इनटू द पेप्टिक अल्सर, और चांसेस ऑफ द रिकरेंट या दोबारा आने की चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कॉजेज़ है उसमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेल्योर, लीवर सिरोसिस, स्टीरॉयड यूज़, ये हो गई। इसके अलावा कर्लिंग अल्सर एंड कुशिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर कहते हैं अल्सर ड्यू टू द बर्निंग, बर्न की वजह से जो अल्सर होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई बंदा जो है वो बर्न हो जाए और बर्निंग की वजह से उसका स्टमक भी इफेक्ट हो जाए तो वहाँ पर भी अल्सर होता है, जिसको हम कर्लिंग अल्सर कहते हैं। या कुशिंग अल्सर ड्यू टू द न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यहाँ फॉर एग्जांपल जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है उसमें हाइपर स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगी। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो अल्सर होती है दिस इज कॉल्ड कुशिंग अल्सर, while due to the burn is called कर्लिंग अल्सर। काज जो है फंडामेंटल काज जो पेप्टिक अल्सर का है वो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड है। तो हाइपर सिक्रीशन या हाइपर एसिडिटी किस वजह से होते हैं? तो इसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। आगे हम डिस्कस कर लेंगे कि एच पाइलोरी की वजह से क्यों हाइपर एसिडिटी होते हैं। या जो पेराइटल सेल ऑफ द म्यूकोजा है, ठीक है, उसमें हाइपरप्लेजिया, ज़्यादा सेल बनते हैं तो वो ज़्यादा एसिड को सिक्रीट करेंगे। और इसके अलावा एक्सेसिव सिक्रीटरी रिस्पॉन्सेज, जो पेराइटल सेल है दे बिकम हाइपर सेंसिटिव, तो वो मामूली चीज़ को भी रिस्पॉन्स करता है और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन। और इनसफिशिएंट इनहिबिशन ऑफ स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म, जिस तरह ट्यूमर्स में होता है। ट्यूमर्स में जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है वो कम हो जाते हैं, वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं। तो स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म वो डोमिनेंट होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होगी एंड दैट लीड्स टू द पेप्टिक अल्सर। जितने भी पेप्टिक अल्सर हैं वो इसकी एरोजल की वजह जो है वो सिंपल एक ही है कि जो डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी का होता है और जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है, जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, उसके दरमियान अगर इम्बैलेंस आ जाए। इम्बैलेंस का मतलब ये है कि डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए, और जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं इट बिकम मोर प्रोमिनेंट। क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारे पास एज अ म्यूकोजल बैरियर काम करते हैं। ये हमने गैस्ट्राइटिस में भी पढ़ा था कि जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, वो एक बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से एसिड जो है वो वॉल ऑफ द स्टमक या वॉल ऑफ द GIT जो है उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर जाते, जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन की चांसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास जो
बैरियर है वो ख़त्म हो गया या उसमें कोई इंजरी हो गई तो फिर आसानी के साथ एसिड जो है वॉल ऑफ द जीआईटी के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं। तो वहाँ पर पहला गैस्ट्राइटिस होगा एंड द गैस्ट्राइटिस इज देन कन्वर्ट इनटू द पेप्टिक अल्सर। तो क्या होगा, कोरेसिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा सिक्रीशन की। अब डिफेंस सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों ने उसको मेंटेन रखा हुआ है, तो सरफेस म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस जो इनके अल्कलाइन होते हैं, ठीक है, तो वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। सेम बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन, वो भी न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा जो है रैपिड एपिथेलियल रीजनरेटिव कैपेसिटी, अगर एपिथेलियल लेयर जो है वो रप्चर हो जाए तो उसमें रैपिडली वो वापस रीजनरेट होते हैं। हाई ब्लड फ्लो एंड म्यूकोजल प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास डिफेंस सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर नॉर्मल हो तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर डोमिनेंट हो तो फिर डिफेंस सिस्टम जो है वो मगलूब होगा और वो अपना जो डिजीज़ है वो कॉज करेंगे। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर में पहले आते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। अब एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड म्यूकोजा है उस वहाँ पर एसिडिक इंजरी की चांसेस बढ़ा देते हैं। किस तरह बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बैरियर ख़त्म हो गया है, अब वो आसानी के साथ जाकर वॉल के साथ स्ट्राइक कर जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एंड फॉलोड बाय द अल्सरेशन। अच्छा, तो एच पाइलोरी किस तरह म्यूकोजा को इंजर कर सकते हैं जिसकी वजह से बैरियर ख़त्म होता है, तो वो किस तरह होता है। तो हमारे पास एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इट प्रोड्यूस यूरिएज एंड प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, तो वो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन एंड द म्यूकस जो है उस पर एक्ट करेंगे। तो उसका जो नेचर, केमिकल नेचर है उसको म्यूकस की केमिकल नेचर को डीमैच करते हैं। दूसरा ये फास्फोलाइपेज को भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि सरफेस एपिथेलियम को डीमैच करते हैं। तो एपिथेलियल लेयर भी ख़त्म हो गया, म्यूकस का नेचर भी ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो आसानी के साथ अंदर की तरफ जा सकते हैं। तीसरा है न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन, तो न्यूट्रोफिल को भी ये अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट होगा वहाँ पर तो वो सिक्रीट करेंगी इनटू द माइलोपेरोक्सिडेज, और माइलोपेरोक्सिडेज जो है वो फिर सरफेस एपिथेलियम को फर्दर डैमेज करते हैं। तो इन चार मैकेनिज्म के थ्रू जो एच पाइलोरी है वो अपना पैथोजेनिसिटी वायरुलेंसी जो है शो करते हैं। इसके अलावा एनसेड्स हैं, तो एनसेड को आप लोगों को पता होगा कि वो कॉक्स को इनहिबिट करते हैं जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, ठीक है, तो वो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग होता है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। स्मोकिंग क्या कर देते हैं, इस तरह मैंने बता दिया कि स्मोकिंग डिक्रीज ब्लड फ्लो, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी कम करते हैं, ब्लड फ्लो को भी कम करते हैं जिसकी वजह से हीलिंग नहीं होता। और इस्कीमिया, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस नहीं होगी। और इसके अलावा एक है डुडिनोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, इसमें ये होता है कि जो पाइलोरिक स्पेंस्टर होता है बिटवीन द स्टमक, सपोज ये हमारे पास स्टमक है और ये है डुडिनम, तो यहाँ पर एक स्पेंस्टर होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पेंस्टर, एक यहाँ पर स्पेंस्टर होता है जिसको हम कार्डिक स्पेंस्टर कहते हैं जो कि एक वॉयल बनाते हैं बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्टमक। और जो पाइलोरिक स्पेंस्टर होते हैं ये हमारे पास डुडिनम और जो स्टमक है उसके दरमियान वेल्व बनाते हैं। तो अगर ये जो वेल्व है, ये जो स्पेंस्टर है, ये इनकम्पिटेंट हो, ये ख़राब हो, तो फिर आसानी के साथ जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो भी डुडिनम के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और जो डोडिनल कंटेंट है वो भी स्टमक के अंदर आ सकते हैं, लाइक बाइल साल्ट एंड लाइसोलिसिथीन जो कि बाइल का है, और बाइल जो है वो डायरेक्टली डोडिनम में आते हैं तो वो इससे वापस जो है जा सकते हैं इनटू द स्टमक।
और वहाँ पर जो म्यूकोजल बैरियर है उसको डैमेज कर सकते हैं। मार्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि इसका मार्फोलॉजी किस तरह होगा जो अल्सर बनेंगे। तो डुडेनल अल्सर जो है ये यूजुअली पाइलोरिक वाल, जिस तरह मैंने पाइलोरिक स्पेंसटर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो उसके फ्यू सेंटीमीटर विद इन फ्यू सेंटीमीटर उसके बनते, क्योंकि हमने कहा कि ज़्यादातर जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो डुडेनल होते हैं, तो वही जो पाइलोरिक स्पेंसटर है उसके नज़दीक ये अल्सर बनते हैं। और गैस्ट्रिक की कंडीशन में क्या होता है कि नियर द इंटरफेस ऑफ द बॉडी एंड एंट्रम, बॉडी और एंट्रम के दरमियान जो एक स्ट्रेट लाइन, सपोज दिस इज स्टमक, तो यहाँ पर एंट्रम और बॉडी जो होता है इसके दरमियान जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं जिस जहाँ पर, तो वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा है अल्सर की फॉर्मेशन पे। ज़्यादातर केसेस में ये सॉलिटरी होते हैं, एक जगह पर ये बनते हैं तकरीबन 80% केसेस में। अगर लीजन, अगर ये अल्सर जो है ये हमारे पास लेस देन 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये अंदर से शैलो होगा। लेकिन अगर आपके पास ये 0.6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है यानी बड़ा अल्सर बना है, तो इट विल बी डीपर, ये शैलो नहीं होगा, ये अंदर की तरफ एम्बेड होगा। इसका शेप जो है इट इज़ राउंड टू ओवल, या तो राउंडेड शेप होगा या इस तरह की ओवल शेप होगा, मोस्टली ओवल शेप होता है, विच इज़ पिंच आउट डिफेक्ट। यानी यहाँ पर तो हम 3D डायग्राम नहीं ड्रा कर सकते, लेकिन अगर ये आपके पास वाल है तो ये इससे प्रोट्रूड होगा बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है, जिस तरह बर्ड्स बनते हैं बर्ड्स, तो उसी तरह बर्ड्स की तरह ये बाहर निकल आते हैं। इसका बेस स्मूथ एंड क्लीन होगा। क्यों क्लीन होगा? क्योंकि पेप्टिक क्योंकि हमारे पास जीआईटी में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो एक्सुडेट बनते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी डाइजेशन की वजह से ये हमें क्लीन नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अल्सर बनता है इसके इर्द गिर्द ब्लड एकमुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वास्कुलर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेंगे जिसकी वजह से वो रेड नज़र आएगा। तो अल्सर हैं तो इसमें अनगोइंग ब्लीडिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, हेमरेज बहुत ज़्यादा है, तो इट काज परपुरेशन का मतलब है कि वो उसमें छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं जिसकी वजह से कंटेंट और ब्लड जो है वो बाहर की तरफ आ सकते हैं, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस काज होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम काज होगा, ठीक है, एंड दैट इज़ द वेरी फैटल कंडीशन। उसके लिए अर्जेंट सर्जरी ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ये प्रोट्रूड हो चुका है और ओवल शेप नज़र आ रहे हैं, और इसी डायग्राम में माइक्रोस्कोपी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ब्लीडिंग भी आप लोगों को नज़र आते हैं। क्लिनिकल फीचर इसके साथ क्या होगी, मतलब साइन सिम्टम क्या होगा, तो एपिगेस्टिक बर्निंग एंड इचिंग पेन होगा। जो एपिगेस्टिक्स रीजन होता है स्टमक के थोड़ा ऊपर रीजन यानी बिलो द स्टर्नम, उसमें बर्निंग एंड इचिंग पेन होगा, बहुत सीवियर किस्म की पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन भी होगी, और ये यूजुअली 1 to 3 आवर्स आफ्टर मील्स होता है, क्योंकि मील खुराक खाने के बाद जो गैस्ट्रिक की सिक्रेशन है वो और भी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए ये उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। नाइट टाइम में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डे टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में हम कोई वर्क नहीं करते, ठीक है, तो डाइजेशन स्लोली होता है, तो इसीलिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि जो आयरन के रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। नॉजिया एंड वोमिटिंग, क्योंकि वो पेन की वजह से बाहर जो रिफ्लेक्स है वो बनेंगे। ब्लोटिंग एंड बेल्चिंग, ब्लोटिंग कहते हैं स्टमक फुलनेस को, कि हर वक्त आपको अपना जो स्टमक है, जो पेट है, वो आपको बड़े नज़र आएंगे, आप खुराक के लिए एनोरेक्सिया होगा, खुराक के लिए मूड नहीं होंगे। बेल्चिंग कहते हैं जो डकार हम लेते हैं वो डकार बार बार आएंगे, ठीक है, और अगर अल्सर सीवियर की है तो वहाँ पर हेमरेज काज होगा, जिसकी वजह से मेलिना भी हो सकते हैं,
यानी स्टूल में भी ब्लड पास आउट होंगे, और हेमाप्टाइसिस भी हो सकते हैं, यानी वोमिटिंग में भी ब्लड आप लोगों को नज़र आएंगे। अगर सीवियर कंडीशन में हेमरेज कंडीशन है, हेमरेज ज़्यादा है और जो अल्सरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर परपुरेशन काज होगा। अच्छा, डायग्नोसिस में हम सीबीसी हेमरेज के लिए, ताकि एचबी को फाइंड आउट करें, ठीक है। और फिर अगर एचबी कम है तो या तो इसका काज हेमरेज हो सकते हैं या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। ब्लड सीएस फॉर द एच पाइलोरी डिटेक्शन, स्टूल सीएस उसके लिए भी, और डायरेक्टली अगर हम अल्सर को देखना चाहते हैं कि किस फोल्ड किस एरिया में वाक़या है और इसका नेचर क्या है, तो फिर इसके लिए हम एंडोस्कोपी करेंगे, जो कि कैमरा के ज़रिए हम इंसर्ट करेंगे, और इसी कैमरा के ज़रिए हम देखेंगे कि कहाँ पर है अल्सर और उसका कंडीशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, साइज़ कितना है। मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो इसका मैनेजमेंट सिंपल ही है कि अवॉइड स्पाइसी फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि वो इरिटेंट है, वो इरिटेशन को वो इन्फ्लेमेशन को, अल्सरेशन को फर्दर जो है उसको एडवांस कर सकते हैं, तो इसको अवॉइड करें। एंटी एसिड जो कि एसिडिटी को कम करेंगी, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, H2 ब्लॉकर लाइक रेनिटिडीन, ठीक है, तो वो क्या करें, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है उसको कम करेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोपेराजोल, अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप लोग पेंटोपेराजोल की तरफ जाएंगे। अगर सिंपल पेन है तो ओमेप्राजोल ठीक है। अगर पेन भी है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रही है तो फिर एसोमेप्राजोल। लेकिन अगर बर्निंग सेंसेशन और पेन और साथ ही जो एसिडिटी है वो भी है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो फिर पेंटोपेराजोल बेस्ट है। ये क्या करेंगे, एक तो एसिड सिक्रीशन ये कम करेंगे और दूसरा हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करेंगे। एच पाइलोरी के लिए एंटीबायोटिक्स, अगर परपुरेशन है, सीवियर अल्सर है, तो इसमें पेरिटोनाइटिस होगा, तो पेरिटोनाइटिस से बचने के लिए फिर हम एक्सप्लोरेशन ऑफ द एब्डोमेन करेंगे, ताकि वो जो पेरिटोनाइटिस है वो काज ना हो जाए, क्योंकि दैट इज़ द वेरी सीवियर कंडीशन। सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।